बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल कौन सी चीज़ें इसको मॉनिटर करती हैं? एक इसमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में याद रखें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो एलिमेंट है उसका बॉन्ड एंगल कम होगा देन sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट बॉन्ड एंगल कम बनाएगा देन sp। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मीथेन को ले लें CH4 तो इसमें एंगल होता है 109.5 डिग्री का। इसके मुकाबले में अगर हम इथीन को ले लें C2H4 तो इसमें एंगल कम ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ 120 डिग्री। और अगर हम फिर इथाइन को ले लें C2H2 तो इसमें एंगल बढ़ जाता है और वो हो जाता है 180 का। तो एक तो ये फैक्टर कि हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हों सारे एलिमेंट में, तो फिर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन से आपको ये याद होना चाहिए। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो फिर जो अगला फैक्टर है तो वो है लोन पेयर्स। लोन पेयर्स फिर उसको मॉनिटर करते हैं, और जितने लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, CH4, NH3 और इस तरह से H2O। इनमें जो सेंट्रल एटम है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे जो हैं वो sp3 हाइब्रिड हैं। लेकिन अब एंगल लोन पेयर की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। मीथेन में कार्बन के साथ कोई लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन NH3 में एक लोन पेयर रखता है और ऑक्सीजन 2 लोन पेयर रखता है। तो एंगल जो मीथेन में है तो वो 109.5 डिग्री का, यहाँ पे 107 डिग्री का और यहाँ पे 104.5 डिग्री का बन जाता है। तो लोन पेयर बढ़ेंगे, एंगल कम होता जाएगा, विच इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड एंगल। अगला फैक्टर जो बॉन्ड एंगल को इफ़ेक्ट करेगा दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेंट्रल एटम है उसका है, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट होगा बॉन्ड एंगल। और अगर बॉन्डेड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है तो उनकी वजह से भी बॉन्ड एंगल इफ़ेक्ट होगा। कैसे? लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। सेंट्रल एटम, आसान एग्जाम्पल ले लें, दैट इज़ ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम। सब जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज अगर होंगे तो H2O ऑक्सीजन बनाएगा, H2S सल्फ़र बनाएगा और H2Se ये सेलेनियम बनाएगा। अब अगर हम देख लें तो आपको ये मिलेगा कि जो H2Ce है इसमें एंगल कम होगा देन H2Te, H2S और कम एंगल होगा देन H2O। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम तो सेम है, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी चेंज हो रहा है। अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे अब ये होगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है तो एंगल भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। कब? जब सेंट्रल एटम एक ही ग्रुप वाले हों या सेंट्रल एटम्स बॉन्डेड एटम सेम हो और सेंट्रल एटम डिफरेंट होता हो। यहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही ग्रुप के मेंबर NH3 है
PH3 है और इसी तरह से फिर ASH3 है। तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एंगल भी ज़्यादा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो एंगल भी कम। तो यहाँ पे ऑर्डर ये बनेगा कि NH3 टॉप पे है तो ग्रेटर एंगल देन PH3, और PH3 फिर टॉप पे है आर्सेनिक है तो ग्रेटर एंगल देन ASH3। तो यहाँ पे क्लू क्या मिला? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अब जब हम बॉन्डेड एटम्स की तरफ जाते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव फास्फोरस। तो फास्फोरस ने बनाया है PF3, फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड। इसी तरह बना चुका है PCl3, PBr3 और PI3। तो मीन्स कि जो बॉन्डेड एटम हैं वो वेरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंगल ट्रेंड जब हम देखते हैं तो हमें ये मिलेगा कि PF3 has less bond angle than PCl3, less bond angle than PBr3 and less bond angle than PI3। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो रहा है। सो इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द बॉन्ड एंगल। जबकि इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। द डिफरेंस यहाँ पे सेंट्रल एटम वेरी कर रहा है और यहाँ पे बॉन्डेड एटम वेरी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हम जस्ट ट्रेंड समझ रहे हैं, इन सब का बाकायदा रीज़न भी है। विस्पर थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्यों एंगल जो है इस केस में इंक्रीज़ हो रहा है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, क्यों। तो वो विस्पर थ्योरी में आप उसको देख सकते हो।